नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण सार्वजनिक फंड यानी कि जनता के पैसे से किया जाए, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल ने इस योजना को सफल नहीं होने दिया और इसे रोक दिया। उन्होंने ये भी बताया कि राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से देशवासियों के योगदान और दान से संभव हुआ। इस बयान में उन्होंने इतिहास और देश के योगदान को स्पष्ट रूप से सामने रखा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने राजधानी में जारी परियोजनाओं, नीतियों और योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए और आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर भी दिया। बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाना और दिल्ली के विकास और संचालन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना था। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौपोरा इलाके में एक घर में आग लगने की खबर मिली। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को काबू करने के प्रयास में जुटी रही। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग किस कारण से लगी और इससे हुए नुकसान का भी पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सका है। स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर निगरानी रखे हुए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। अधिक विवरण और नुकसान की पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उरुआ बाजार में स्थित चचाई राम मठ का दौरा किया और वहां के दिवंगत महंत पचानन पुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने मठ पहुंचकर उनके जीवन और धार्मिक सेवा को याद किया और उनके योगदान को सराहा। इस अवसर पर उन्होंने महंत की सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की भी प्रशंसा की और मठ के पुजारियों साथ ही साथ अनुयायियों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। वहीं बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि राज्यपाल ने सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा दी गई इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए सरकार आभारी है। मंत्री ने यह भी बताया कि इस विषय पर अगले दिन विधानसभा में गंभीर चर्चा होने वाली है, जिसमें सभी सदस्यों को नीतियों और रोडमैप पर अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। अभिभाषण दिया है और ये संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल महोदय या तो वर्ष के पहले सत्र में, किसी साल के पहले सत्र को पहले दिन, या फिर नई विधानसभा जब गठित होती है तो उसके पहले दिन पहले सत्र को महामहिम संबोधित करते हैं। और महामहिम का संबोधन कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते होता है और उस हैसियत से वो सरकार की नीतियों या पीछे के वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा सदन को देते हैं और बताते हैं कि सरकार की पीछे क्या उपलब्धियां रही हैं और सरकार आगे क्या करने जा रही है। वहीं सरकार ने पहले जो निर्णय लिया था कि सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल किया जाएगा, उसे अब वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे संभावना है कि तकनीकी कंपनियों और उपयोगकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया और सुझावों को ध्यान में रखा गया। अब फोन निर्माता अपने उपयोगकर्ताओं की पसंद और जरूरत के अनुसार ऐप इंस्टॉल करने के विकल्प का निर्णय स्वयं ले सकेंगे। वहीं दिल्ली में हुए विस्फोट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी जसीर बिलाल वानी, जिसे दानिश के नाम से भी जाना जाता है, कि पुलिस कस्टडी को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अदालत का यह निर्णय जांच एजेंसी की ओर से प्रस्तुत किए गए जांच और साक्ष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इससे अधिकारियों को आरोपी से और पूछताछ करने, साथ ही मामले की गहन जांच जारी रखने का अधिक समय मिलेगा। तो जसीर बिलाल वानी की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। विशेष एनआईए अदालत ने 7 दिन की कस्टडी को बढ़ा दिया है। तो जांच एजेंसी को पूछताछ का इससे और अधिक समय
यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से अगले वर्ष के लिए वायु प्रदूषण कम करने हेतु एक विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने बताया कि शहर में धूल का सबसे बड़ा स्रोत सड़कें हैं, जिनमें जगह जगह गड्ढे और असमान सतहें हैं। इस संबंध में दिल्ली में 61 प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहां वायु गुणवत्ता सबसे अधिक प्रभावित होती है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर ध्यान देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर रहा है। भूपेंद्र यादव ने आगे बताया कि दिसंबर महीने में केंद्र सरकार की टीम गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी, ताकि पूरे क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का समन्वय किया जा सके। इसके साथ ही पराली जलाने की समस्या पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पराली प्रबंधन के लिए एक वर्षीय कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने इस दौरान जोर देते हुए कहा कि सभी प्रयासों का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता को भी सुरक्षित बनाना है। लगातार मीटिंग करने के बाद हमारे को लग रहा है कि अगले वर्ष के लिए अभी से ही एक डिटेल प्लान को तैयार किया जाए। और आज CAQM के साथ हमने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो अगले साल का अपना एक पूरा प्लानिंग तैयार करे, क्योंकि ये ध्यान में आया था कि दिल्ली में, जैसा कि CPCB वालों ने भी बताया है, कि इंडस्ट्री में इक्विपमेंट लगाने की बात है। उसके साथ जो हमारे डस्ट का जो सबसे बड़ा कारण है कि जगह जगह सड़कों पे जो गड्ढे रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बात करी है। दिल्ली के ग्रीनिंग स्पेस एरिया को बढ़ाने की बात करी है। सबसे ज़्यादा जो बात करी है कि दिल्ली में 61 ऐसे ट्रैफिक हॉट स्पॉट की पहचान करी है, जिनको अगर ठीक से मैनेज किया जाए, वहाँ के एनक्रोचमेंट को, पार्किंग को, ROB को अगर करे, तो इन 61 पार्किंग स्टेशंस को आगे क्लियर करके, ताकि वहाँ पर हमारे व्हीकल का, और सबसे बड़ी बात है CAQM में एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना रहा है जो व्हीकल पॉल्यूशन के बारे में और विचार करने का काम करेगा। बाद में फिर CAQM उस एक्सपर्ट कमेटी के आधार पे उन पे समीक्षा करेगा। तो हमने कहा है कि इसका 1 साल का, अगले 2026 का 1 जनवरी से प्लान बनाया जाए। हम दिसंबर में ही दिल्ली सरकार के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा और प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को आगे लेके जाएंगे। उधर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा संसद और सांसदों के संबंध में दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। त्रिवेदी ने कहा कि रेणुका चौधरी अपनी जोरदार हंसी और नाटकीय हरकतों के लिए जानी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी ने पहले अपने कार में एक कुत्ते को लाया और फिर उसे लेकर नाटकीय ढंग से सहानुभूति जताई। जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कुत्ते की तरह भौंकने का प्रदर्शन किया। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि चौधरी ने पहले कहा था कि ये कुत्ता काटने वाला नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं, जिससे उनका तात्पर्य संसद के सभी सांसदों की ओर था। उनका कहना था कि कुत्ते के व्यवहार को संसद के सांसदों से जोड़कर तुलना करना संसद की गरिमा को कमजोर करने और इसे अपमानित करने का एक सुविचारित प्रयास है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो संवैधानिक संस्थाओं और अधिकारियों को कमजोर करने, उनका अपमान करने और उन्हें नजरअंदाज करने की दिशा में केंद्रित है। उन्होंने इसे माओवादी और अर्बन नक्सली सोच के समान बताया। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अब हिंदू धर्म और राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति भी अपने आक्रामक रवैये में आगे बढ़ गई है, जो मुस्लिम लीग जैसी नीतियों से प्रेरणा लेती हुई नजर आती है। इस बयान में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल भी उठाया कि आखिर पार्टी संसद की गरिमा को क्यों कमजोर करने और उसे अपमानित करने में लगी हुई है। कांग्रेस की एक विख्यात सांसद, जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना, तो श्वान समझते ना, डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी
लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया। वहीं विपक्षी सांसद आज संसद भवन में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पर अपना विरोध जताने के लिए गैस मास्क पहनकर पहुंचे। उनका यह तरीका राजधानी और आसपास के इलाकों में खराब होती हवा की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करने का प्रतीक था। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वायु प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बन गया है। उन्होंने इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। हुड्डा ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार करे। उनके अनुसार दिल्ली और हरियाणा में स्थिति इतनी खराब है कि लोगों के लिए सामान्य रूप से सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक बार हम जा रहे हैं अंदर। हम अपने अंदर जा रहे हैं। जब एक बार अपना हमारा एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा उसके बाद बाहर आकर इस पे आपसे अच्छी तरह से दोबारा से बात देंगे। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को हैदराबाद में आयोजित होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण सौंपा। समिट का उद्देश्य राज्य के दीर्घकालिक विकास, निवेश संभावनाओं और 2047 तक तेलंगाना को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीतियों पर चर्चा करना है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति से सम्मेलन को नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री से राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। तो समिट का फोकस दीर्घकालिक विकास और निवेश रहने वाला है। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और तेलंगाना राइजिंग 2047 समिट का औपचारिक निमंत्रण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी में स्पष्ट किया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने सिमी और पीएफआई जैसे कई विवादित संगठनों पर कार्रवाई करते हुए कुल 23 समूहों को गैरकानूनी घोषित किया है। उनके अनुसार इस अवधि में सबसे पहले प्रतिबंधित होने वाला संगठन सिमी था, जबकि सबसे हाल में प्रतिबंधित किए गए समूहों में एएसी का नाम शामिल है। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की सूची में पीएफआई के साथ साथ उसके विभिन्न सहयोगी संगठन और मोर्चे भी शामिल किए गए हैं। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे कई नाम दर्ज हैं। ये संगठन सरकार की नज़र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए, जिसके चलते इन पर कठोर कार्रवाई की गई। इसके अलावा उन्होंने 26/11 हमलों के बाद स्थापित एनआईए की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि एजेंसी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय जांच संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। स्थापना से अब तक दर्ज 692 मामलों में से 172 मामलों में आए फैसलों में लगभग 92.44% की प्रभावशाली दोष सिद्धि दर प्राप्त करना इसकी सफलता का प्रमाण माना जा रहा है। वहीं सिवनी जिले के धूमा वन परिक्षेत्र में मादा भालू ने सड़क के नीचे पुलिया में 2 शावकों को जन्म दिया। आसपास के लोग बिना सुरक्षा के शावकों को गोद में लेकर फोटो खींचते नजर आए, जबकि मादा भालू उनके पास ही थी। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौके पर नदारद थे। सूचना मिलने पर डिप्टी रेंजर मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाते हुए कैमरे से बचते दिखे। वन विभाग की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो अपनी भूमिका से क्यों पीछे हट रहे हैं। सिवनी जिले के उपनगरी थाना क्षेत्र धूमा से दूरी ग्राम के समीप एक पुलिया के नीचे एक मादा भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा बच्चा छोड़कर मादा भालू जंगल की ओर चली जाती है। उसका फायदा उठाकर ग्रामीण जो है बार बार उसे
देखते हैं, उसे गोद में लेते हैं। यह एक हद तक तो सही है, लेकिन जान का खतरा इसमें ज्यादा है। वन विभाग के एसडीओ गोपाल सिंह से जब हमने फोन में बात की तो उन्होंने बताया कि यह जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि जंगली भालू है, मादा है और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। तो हमारी भी गुजारिश है आम लोगों से और साथ ही वन विभाग से भी है कि इस बच्चे का रेस्क्यू कर उसे या तो सुरक्षित स्थान में छोड़ें या फिर इसे एक सुरक्षित जोन घोषित करें, ताकि लोगों का आवाजाही यहाँ रुक सके और वह बच्चा जो है वह सुरक्षित रूप से उसका भरण पोषण हो सके और वह बड़ा होकर जंगल की ओर जा सके। चूंकि भीषण ठंड है तो कहीं ना कहीं बच्चे को जान का खतरा है, साथ ही जान का खतरा आम लोगों को भी। देख सकते हैं तमाशबीनों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, दिखाओ। आसपास के लोग यहाँ तमाशबीन यहाँ खड़े हुए हैं, हाथ में कुछ डंडा वगैरह भी लिए हैं, कुछ लोग हैं यहाँ। और हम आपको बता दें कि बड़ा जोखिम भरा यह माहौल है और आपको बता दें ये ज्यादा घना जंगल नहीं है, कुछ बस्तियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित जगह देखकर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन वन विभाग के माध्यम से और हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील लोगों से करना चाहेंगे कि इस खतरे से बचकर रहें, क्योंकि भालू का जो बच्चा है बहुत छोटा है, लेकिन भालू की माँ वह समझदार है, वह कहीं ना कहीं आपको जान का खतरा दे सकती है। तो हम आपको बता दें कि इससे आपको और आपके परिवार को खतरा हो सकता है और वन विभाग को हमने सूचना दी है और हम पुनः सूचना देंगे कि इस तरीके से जोखिम ना उठाएं। सर क्या नाम है आपका? अरे सर रुक तो जाइए, एक मिनट बताइए ना, बताइए। पहले तो यार इन लोगों को हटाओ, इन सब देखिए वहाँ देखिए देखिए किस तरीके से लोग जो है अपनी जान खतरे में डालकर और नीचे पुलियों के पास जा रहे हैं और संभवतः मुझे लगता है ये वन रक्षक हैं, डिप्टी रेंजर हैं ये। और हमने जैसा कि आपको बताया कि वन विभाग के एसडीओ गोपाल सिंह साहब को हमने फोन में सूचना दी है कि किस तरीके से पुलिया के नीचे एक मादा भालू ने बच्चे को जन्म दिया है। तो कहीं ना कहीं जोखिम बड़ा हो सकता है कि एक रिहायशी इलाके में भालू ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और डिप्टी रेंजर लोगों को समझाए जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। किस तरीके से देखा कि लोग नीचे पुलिया के नीचे तक चले गए हैं, जबकि ये जंगली भालू है और यह जान को खतरा दे सकता है, बावजूद इसके लोग समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। एक बार फिर से दिखाइए कि किस तरीके से लोग जो है नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं, नीचे देखने की उनको उत्सुकता है और स्वाभाविक सी बात है, उत्सुकता होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आपकी जान को खतरा दे सकती है। और हम आपको बता दें कि एक भालू ने मादा भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये डिप्टी रेंजर साहब आपसे जानना चाह रहे हैं। हमने अभी एसडीओ गोपाल सिंह साहब से कह पाऊंगा, मैं समझा रहा हूँ लोगों को, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, 3-4 दिनों से रोज बता रहे हैं, पर लोग मानते ही नहीं, अनावश्यक। तो अब यहाँ अब लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? कर्मचारी की ड्यूटी लगा देंगे, बस रेस्क्यू करके कहाँ ले जाएंगे बच्चे को? अभी एक आध की ड्यूटी लगा सकते हैं और वो और रखे ही हैं, पर अनावश्यक थोड़ी देर के लिए खाना खाने चले गया तो वो क्या कहते हैं लोग यहाँ आके, जैसे कि हमें जानकारी लगी थी 2 बच्चों को जन्म दिया था। मुझे नहीं पता, वहाँ हमने भी मौके स्तर पर वहाँ अंदर जाकर नहीं देखा क्योंकि वही रिस्की है। वहीं जोधपुर के कुंडी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ विवाद तूल पकड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और 151 में बंद कर दूंगा जैसी धमकियां साफ सुनाई दे रही हैं। इसके बाद वकीलों ने थाने के बाहर देर रात से लेकर सुबह तक धरना देकर एसएचओ व अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। पूर्व अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि एसएचओ के निलंबन के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। एडीसीपी पूरी रात समझाइश में लगे रहे, लेकिन वकील अपनी मांग पर अड़े रहे। देर रात एसएचओ को सस्पेंड करने पर पुलिस प्रशासन सहमत भी दिखा, लेकिन बार संगठनों के निर्णय के अभाव में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। आया था टीम के साथ, एक बलात्कार पीड़िता जिसका बयान नहीं हो रहा था 10 दिनों से, बयान करवाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो सीआई साहब उन्होंने बोला कि जो आधार कार्ड और इसकी आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो निकला के वहाँ पे जो कांस्टेबल बैठा है उसको दे दो। बयान होने के बाद जैसे ही मैं वो लेके वहाँ पहुँचा तो उन्होंने वर्दी नहीं पहन रखी थी, जो कांस्टेबल थे उन्होंने वर्दी नहीं पहन रखी थी। तो मैंने बोला साहब आपने वर्दी नहीं पहन रखी, कैसे पता चले कि आप कांस्टेबल हो? बोला तू कौन होता है मेरे को जो वर्दी का पूछने वाला। हमारे अजूता भाई भरत सिंह राठौड़ के साथ जो कुड़ी थाना के एसएचओ है अमित सिंह जी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जो उसको लेकर सभी अधिवक्ताओं में रोष है। पूरे जोधपुर नहीं राजस्थान के अधिवक्ता है जो इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित है और कल रात से हमारे अधिवक्ता भाई यहाँ धरने पे बैठे हैं और दोनों एसोसिएशन आज स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार है। जो अगर ये हमारी मांगे नहीं मान जाती है, पूरे थाने को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो ये बहिष्कार कार्य लगातार जारी रहेगा। अधिवक्ताओं द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और इस संबंध में जांच की जा रही है
जो भी जांच में स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। सर, इस प्रकार का व्यवहार एक एसएचओ का आम जन के प्रति क्या रहता होगा और पब्लिक और जनता के अंदर क्या सोच रह रही होगी इस प्रकार का कृत्य देखा जाए? इस संबंध में ही उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांच में यदि गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं रायपुर में आयोजित भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की ओर दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुबह से ही लोग टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक झलक पाने और रोमांचक मुकाबले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। स्टेडियम के बाहर ऊर्जा से भरा माहौल है। किसी के हाथ में टीम इंडिया का झंडा है तो कोई अपनी पसंदीदा जर्सी पहनकर फोटो खिंचवा रहा है। चारों ओर क्रिकेट का जुनून साफ झलक रहा है, मानो पूरा शहर इस मुकाबले के रंग में रंग गया हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।